पूर्व विधायकों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी। नमस्कार। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी ने घिराए हलके से उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हराया था। राष्ट्रीय स्तर पे इनकी जीत की चर्चाएं आज तक होती हैं कि इतने बड़े कद के नेता को इन्होंने कैसे हराया। आज हम इनके अनुभवों पे बात करेंगे और इनके पास जो राजनीतिक का जो खजाना है उसमें डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप जब घिराई हलके से चुनाव लड़ा, आपका पहला ही चुनाव था और मेरे ख्याल से आप 30-31 साल के उस समय रहे होंगे, तो क्या आपने ये कल्पना भी की थी कि आपका पहला ही चुनाव क्या चौधरी देवीलाल के खिलाफ, ये क्या कोई, वो तो एक किस्म से आत्महत्या करने जैसा उन समय विचार होते थे कि चौधरी देवीलाल के सामने लड़ रहे हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जब सोच ये थी कि हम जुडिशियस लड़ाई की वजह से सोशल पॉलिटिकल लाइफ में धंसते जा रहे हैं, जी, विद्यार्थी जीवन का जो नेतृत्व दिया, चाहे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे स्टेट के परिवेश में, और मैं जब दूसरे प्रांतों में भी अध्ययन के लिए गया, वहाँ भी जो जमावड़ा था वही विद्यार्थी नेतृत्व का, यूथ पॉलिटिक्स का था। लेकिन उस वक्त हमारा जो दृष्टिकोण था ना, नॉन पॉलिटिकल था। अच्छा जी। हम ये समझते थे कि जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, वो कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ यूथ पॉलिटिक्स में रहते हैं। तो हमें जुडिशियस बात भी यही है कि जो यूथ से रिलेटेड इश्यूज हैं हम उन्हीं के लिए लड़ें। जी। तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं होते थे। ओके। ये उसकी शुद्धता थी जुडिशियसनेस की, क्योंकि उस वक्त भी जो पॉलिटिकल विंग्स काम करती थी यूथ्स में, तो उनके खिलाफ मेरा ऑरेशन होता था। हम ये कहते थे कि दे आर दी पीपल हु वर्क्स फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट in the interest of their political parties, idealistic और vested political interest। तो वो जो विषय था, उससे जो पॉपुलैरिटी उस वक्त इलाके के अंदर मिली थी, जिसके अंदर पूरा ज़िला हिसार, जो पुराना फतेहाबाद वगैरह सब इकट्ठे होते थे, और ये इन प्रकार उससे निकल के जब अध्यापन का विषय लेक्चर की तरफ बढ़ा, तो उस वक्त भी एरिया यही था, एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो रोज़मर्रा की जो अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स को डील करके काम करते थे, तो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, बहुत अच्छी दोस्ताना तरीके की टीम्स थी। तो कहीं ना कहीं वो विचार जब ये आता था कि वी शुड रिप्रेजेंट समवेयर इन the higher house is also in active politics। हाँ जी। तो फिर मेरे जो ancestral villages और मेरा जो एरिया था वो घिराई विधानसभा क्षेत्र ही था जी, जो मैं आपके सवाल के जवाब में नज़दीक पहुंच के बात कर रहा हूँ। और 91 तो मेरा चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला था, बट आई वॉज एस्पायरेंट इन 87 ऑल्सो। अच्छा। और इस जो विद्यार्थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी और जो उस वक्त सरकारों से टकराव और जो झगड़े थे, पीक पे थी वो चीज़ें, पीक पे थी। और कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक एक बार जो वाइस चांसलर्स के इश्यूज थे, तो आई लेड ए स्टेट डेपुटेशन अगेंस्ट दोज वाइस चांसलर्स और अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट, स्पेशली टू श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अच्छा। तो इट वाज ए बिग टाइप ऑफ नेशनल न्यूज़ हेड लाइंस थी पेपर्स की जी। तो उस सिलसिले में कहीं ना कहीं संजय गांधी जी से और उस वक्त के बाद में कहीं राजीव जी से मुलाकात का दौर चल पड़ा, और वो हमें फिर लाइक भी करने लग गए थे, जिसकी वजह से फिर यूथ कांग्रेस की एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ाव हो गया था। तो 87 में वी वर डिनाइड टिकट्स। अच्छा, आपको ऑफर हुआ था? वी वर नॉट गिवन। अच्छा। हमने इच्छा जाहिर की थी उस वक्त। अच्छा, दी नहीं। और राजीव जी को ये लगता था कि इट इज़ टू अर्ली
अच्छा, तो पार्टी की 25 साल ही रही होगी उस हाँ समय पार्टी की हवा भी उन दिनों अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो मैं तो ये 87 कहूँगा में कि तो वो- लहर थी चौधरी देवीलाल की। जी वो हमारे वेलविशर थे कहीं ना कहीं। जी जी। तो हमने जब नाराज़गी जाहिर की कि हम बेटर कैंडिडेट हो सकते थे तो आप लोगों ने हमें टिकट नहीं दिया, जी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। मतलब तो कांग्रेस में इतनी डेमोक्रेसी थी। यस हमने रिजल्ट बताया कि अच्छे परिणाम नहीं होंगे। अच्छा। तो उसके बाद में जब मिल के आए तो राजीव जी हंस के मुस्कुरा के कहा कि ज्योतिषी आ गए हैं। और मुझे स्पेशली ध्यान है अच्छे से जब हम मिल के जो यूथ कांग्रेस के लोग थे वापस चलने लगे जी, तो राजीव जी ने मुझे इशारा करके वापस बुलाया। मार्गेट अलवा जी उनके सेक्रेटरी का काम देखती थी, तो इशारा किया, मैं नज़दीक गया तो डोंट वरी यू हैव टू कॉन्टेस्ट नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा, तो फिर 91 के चुनाव में वही 91 के चुनाव में उन्होंने तो ये घिराई हल्का आपने चुना। बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ माई ऑन एरिया इट वाज माई कॉन्शियस। तो आपको पता था कि यहाँ से चौधरी देवीलाल आने वाले हैं यहाँ से? मुझे किसी का नहीं पता था, मुझे ये पता था कि मुझे चुनाव लड़ना है। अच्छा, I तो was not आपकी aware. पहले डिक्लेयर हुई थी या नाम, या उन्होंने पहले कर अब दिया ये था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं अंदर की बात लोगों का आज भी ये सवाल रहता है जी और कुछ लोग कह देते हैं कि देवीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे इसलिए छत्रपाल को डाल दिया, जी जी। और कुछ लोग समझते हैं कि नो देवीलाल जी अभी किसी को टिकट तो देनी है देवीलाल के सामने, इस तो किस्म के सवाल आते हैं। तो बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मैं आज अंदर की बात आपको बताता हूँ। जी बेसिकली भजन लाल जी का मेरा 36 का आंकड़ा शुरू से ही था। अच्छा जी। वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं और वो नहीं चाहते थे मुझे टिकट भी मिले। अच्छा, बट बिकॉज राजीव जी की टीम में हम रिकग्नाइज थे, तो मैंने तो 87 में उनका इशारा बताया था कि उन्होंने कहा था कि यू हैव टू कॉन्टेस्ट अगली बार मिल नेक्स्ट जाएगी। इलेक्शन। हम्म। सो एक सब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग रहती है जी जो स्क्रूटनी कर देती है, पैनल बनाती है या सिंगल आउट कर देती है, भाई दिस इज द ओनली कैंडिडेट। लाइक इट वाज टू बी हेडेड बाय करुणाकरण जी दैट टाइम। अच्छा। तो करुणाकरण जी वाज वेरी क्लोज टू भजन लाल जी। सो पीपल वर एप्रीहेंडिंग के छत्रपाल को तो टिकट भजन लाल मिलने नहीं नहीं देगा, लाइक दैट। सो फॉर्चुनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप था वो भी मेरे फेवर में था, राजीव जी की कंसेंट थी, तो मुझे तो कोई डर था ही नहीं। बट जो लोगों को लगता था कि नहीं कहाँ मिलेगी। कहाँ तक ये होगा। तो करुणाकरण जी को किसी असाइनमेंट की वजह से केरला जाना पड़ गया जी। और ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी की कोठी पे सब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, जो टिकटें फाइनल कर रही थी। टिकटें फाइनल कर रही थी। तो कमेटी वॉज सिटिंग इनसाइड एंड आई वॉज सिटिंग इन हिज लॉन। जी। तो भजन लाल जी अंदर से काफ़ी नाराज बीच में मीटिंग को छोड़ के चले गए कि कुछ नहीं हो रहा, राजीव जी के यहाँ फैसला होगा, लाइक दैट। अच्छा। सो आई वॉज हैप्पी कि इनकी नहीं सुनी जा रही है, लाइक, तो वी आर ऑन द सेफर साइड। सो out of that meeting my single name was kept in that list from Girai. It was confidential, it was not declared, लेकिन but कर दिया, लिख दिया था उन्होंने। फाइनल हो गया था। तो क्यों मुझे रिजाइन भी करना था। अच्छा, उस समय आप जॉब में थे? जॉब में था, मैं पढ़ा रहे थे आप कॉलेज में पढ़ाता था। तो शायद उसी में पढ़े भी हैं आप? मैं वहीं उसी में पढ़े, उसी में पढ़ा उसी है में पढ़े। मेरे बहुत सारे जो पक्ष और विपक्ष में स्लोगन लगाने वाले मेरे विद्यार्थी थे। बात अजय चौटाला मेरे ख्याल से आपके जूनियर थे। जी, मेरे से वो एक क्लास पीछे थे यहाँ अच्छा, पे। अच्छा। और तो वो तो तब आपको भाई साहब भी कहते होंगे उस भाई समय? साहब भी कहते थे और मेरी मदद भी करते थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मेरे साथ थे वो। और उस विषय को जहाँ तक मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, जब सिंगल नाम मेरा रहा तो कॉन्फिडेंशियल था, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो मैंने कहा दादा मुझे रिज़ाइन भी करना पड़ेगा जी। तो आई वॉज जस्ट पॉइंटेड आउट कि कीप योर फिंगर्स क्लोज्ड। आई रिमेंबर दोज वर्ड्स इवन टुडे। सो आई वॉज रिलैक्स, स्लेप्ट इन द नाइट। तो इन द मॉर्निंग आई वेंट अगेन। मैं कहा अब तो कॉन्फिडेंशियल बहुत हो लिया, तो व्हाट शुड आई डू? कहते यू कैन प्रोसीड फॉर द रेजिग्नेशन ऑल्सो। अच्छा अच्छा। सो मैंने कहा व्हाट इज़ द इंटरनल स्टोरी? तो टोल्ड मी कि योर सिंगल नेम इज़ देयर। अच्छा, चौधरी भजन लाल ने अपोज किया? उसके बावजूद मेरा नाम सिंगल करके पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए सब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने
रिकमेंड कर दिया था। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग वाज टू बी हेल्ड एट राजीव जीज हाउस, अच्छा। जिसमें आजकल सोनिया जी रह रही हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग अंदर हॉल में चल रही थी, मैं वहाँ बरंडे में उनके यहाँ बैठा हुआ था। सो मेरा टिकट तो हो ही चुका था। ऑन दैट डे आई केम टू नो कि चौधरी देवीलाल जी इज फाइलिंग नॉमिनेशन फ्रॉम घिराई। So I know that I was the candidate, established candidate from the party side, जी, but he was Devilal who came to my conscience. पर दुनिया को नहीं पता था। दुनिया को नहीं पता था, और सच्चाई यही थी उसमें कि पार्टी मुझे ही कीन थी लड़वाने के लिए, और राजीव जी की ब्लेसिंग उसमें। बाद में तो कई लोगों ने कहा होगा कि भजनलाल ने छत्रपाल जी को निपटाने के लिए दिलाई है वहाँ से नहीं, अब टिकट। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी दूसरी। तो राजीव जी बीच में मीटिंग से जब बाहर आए वॉशरूम के लिए, तो मैं नमस्ते की, वही छत्रपाल यू आर सिटिंग हियर। मैंने कहा जी आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यू हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड। मैंने कहा जी फिर भी दुश्मन बैठे रहते हैं, आई डोंट वरी। तो भजनलाल जी ने मुझे बताया गया, अंदर के जो मीटिंग के मेंबर्स थे, कि भजनलाल जी टोल्ड के मेरी 2 टिकटें बदल दो, बट ये काटो। अच्छा जी। ही वॉज सो कीन टू गेट इट चेंज। उनको लगता था कि ये कुछ, उनको ये लगता था कि मेरा अपना जिला है। ऐसा क्या टकराव हो गया था आपका? मेरा कांग्रेस है, कांग्रेस में बिना डिस्प्यूट के मैं लीडर हूँ, तो ये मेरे को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, उनको ये लगता था कि ये कभी ना कभी चैलेंज कर देगा आपको। उनको ये लगता था कि जो तेरे यस मैन हो, और पॉलिटिकल लीडर्स की ये बहुत बड़ी कमी है धर्मेंद्र, कि वो अच्छी नर्सरी तैयार हो, अच्छे लोग उभर करके आए, वो मतलब बहुत बाद का विचार रहता है। टिकट मिल गई आपको, टिकट मिल गई, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपका इलेक्शन तो बड़ा जीत का इलेक्शन लगता था, अब तो आप अच्छा लड़ना। हाँ, तो मैं सिंपैथी देने लग गए। हाँ, आई वॉज वेल कॉन्फिडेंट। तो मैं ये कहता था मैं जीत के आऊँगा, विषय नहीं, मैं जीत के आऊँगा। तो कुछ लीडर्स ने कहा कि वी विल ऑल्सो कम एंड ज्वाइन, बट देश अपना हाथ खींच लिया उन्होंने। और मैंने अपने इलाके में आकर के जो चुनाव प्रचार शुरू क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मैंने राजीव जी के सेंटिमेंट्स, इलाके में हमारा जो विजन है वो सारा रखा, और कहा भी यदि आप पहले मुझे अल्लाह शेरी देते थे कि कांग्रेस की तो हालत ख़राब है, बट आप लड़ोगे तो आप जीत सकते हो, बिकॉज माई इंडिविजुअल जो करेक्टर था, इट वाज अप्रिशिएटेड और रिकग्नाइज्ड और एंडोस्ड बाय द पीपल। इसलिए ये चर्चा, और जो साथ का जो पढ़े थे, जिनको पढ़ाया था, जो एक रिकग्निशन थी टीम में जी। सो ये इस किस्म की बातें थी। तो अब कहा भाई अब देवीलाल जी इस इलाके में आ गए, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? तो मैं तो हूँ। यदि आपको लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ इलाके के लिए देवीलाल जी को और सेवा करनी, तो ये टेल मी, मैं राजीव जी को मना कर देता हूँ जाके से। सो पंचायती फैसले हुए धर्मेंद्र। अच्छा, लोगों ने कहा भी कोई विषय ही नहीं है, जब हमारा मन था और हमारा बेटा ठीक सेवा कर सकता है यहाँ से, तो ये कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं, हमारा पंचायती उम्मीदवार भी होगा। और अखबारों ने, प्रेस ने जो फैसलों के बीच में मौजूद थी वो लिखा, एंड जो देवीलाल हैड टू कंसीडर। तो ऐसा सुना जाता है कि उस इलेक्शन में कि जो देवीलाल तो पहले तो ये कहा था कि मैं चुनाव प्रचार में ही नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, चोई देवीलाल बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनका जो नॉमिनी यहाँ से 25-26 हजार से जीत जाता था। और इतना ही नहीं, चोई देवीलाल किसी को टिकट दे के यदि इलेक्शन से पहले आ गई हो कि नहीं ये नहीं मेरा ये कैंडिडेट है, तो लोग फिर भी बदल देते थे। तो इतना विश्वास था उनको इलाके के ऊपर। और चोई देवीलाल मास बेस्ड लीडर रहे हैं पूरे देश में। उन्होंने सिसाई गाँव की एक जनसभा का काफी चर्चे रहते हैं कि क्योंकि सिसाई उनके गोत्र का गांव था, सियागों का। सिसाई एक्चुअली 2 पाने हैं ना, जैसे काली रावण और सियाग पाना है। तो वहाँ काली रावण पाने में और सियाग पाने में थोड़ा सा पॉलिटिकल सोच का फ़र्क भी रहता है। तो काली रावण पाने में तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट था। बोड़ा पाना में भी मुझे काफ़ी, जो मेरी सोशल इक्वेशंस थी, मेरे दोस्ताना जो ताल्लुकात थे उनमें, और वहाँ का उस वक्त का वर्तमान सरपंच भी जो था वो देवीलाल जी की चाय रखी थी, और
बिल्कुल मौके के ऊपर वो विड्रॉ कर गया आपको और मेरे आपके साथ चल मेरे साथ आ तो गया। चौधरी साहब तो फिर दो बार घूमे बता रहे थे उस चुनाव चौधरी में, देवीलाल ने काफी टफ चुनाव हो गया था। बहुत टफ चुनाव हो गया था और चौधरी देवीलाल को इस बात की खबर जब लग गई थी तो चौधरी देवीलाल ने खूब इलेक्शन कैंपेन सुना किया। आपके चुनाव में जहाज से भी कुछ पर्चे वर्चे बटे थे उस समय, वो जो हरियाणा के लिए नई बात थी उस नई समय। बात थी तो ऊपर से पर्चे डलवाना चुनाव प्रचार का हिस्सा था, लेकिन लोग जब नेगेटिव सोचने लग जाते हैं तो कहते थे ऐसे ही ऊपर से ही गिर जाओगे, ऐसे ही ऊपर से ही गिर जाओगे, इस किस्म के कमेंट्स लोग करते थे। अच्छा, चुनाव तो आपका शांतिपूर्ण रहा होगा? बहुत पीसफुल रहा और विद द गॉड्स ग्रेस ये लगता था कि बहुत मैसेज उसमें तो आपके कुंडू के काफी गांव थे, हमारे 5 गांव मेरे 5 गोत्र गांव के थे। क्या बोलते थे उसको, एक बोलते हैं कुछ 5 गांव पंचग्रामी। जी, वो सबसे पहले फैसला वहीं हुआ था, पंचग्रामी में। पंचग्रामी का, और पूरा पंचग्रामी के लोग खुद लोगों से रिक्वेस्ट लेके निकले थे, हमारे स्पोक्समैन। तो उस समय तो आपके जो जूनियर थे अजय सिंह चौटाला, मेरे ख्याल चौधरी देवलाल का चुनाव इंचार्ज वही थे। चुनाव इंचार्ज चौधरी देवीलाल। तो वो आमने सामने कभी चौधरी देवलाल से या उनसे कभी हुआ चुनाव के दौरान रफ्ता आपका? चौधरी देवीलाल जी से चुनाव के समय हमारा आमना सामना नहीं हो पाया, वो अपना कैंपेन करते थे, मेरा अपना शेड्यूल रहता था, बट जब डोर टू डोर करते थे तो अजय अपनी टीम के साथ और हम अपनी टीम के साथ आमना सामना हुआ जी। तो क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में आपस में इकट्ठा रहे थे तो हमारी सोशल इक्वेशन इट वाज गुड और एक दूसरे का हालचाल भी पूछते थे। अच्छा। और क्योंकि मैं ये समझता था कि मैं होस्ट हूँ वहाँ पे, तो मैं पूछता था कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। बताओ, और अच्छे से चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। तो जिस दिन काउंटिंग थी, क्या आपको यकीन था आप जीत रहे हो? मुझे फ्रॉम द डे आई डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कि जीत रहा हूँ? उस दिन से मुझे पता था लेट देयर बी एनी कैंडिडेट, मैं जब घिराए से चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। चौधरी देवीलाल के नॉमिनेशन के बाद लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, पॉलिटिकल प्रेस सब लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, बट मेरा को अंदर से हमेशा ये आवाज़ आती थी कि आई विल विन, और मैं कहता था मैं जीतूंगा, और उसके रीजन्स थे। उस समय तो चौधरी मेरा देवलाल अपना दोनों चुनाव हार गए थे, सीकर से भी हार गए थे, गिराए से भी। रादर चौधरी देवीलाल ने साइमल्टेनियसली एक चुनाव पंजाब से भी पार्लियामेंट अब और फजीलका से। इट वाज फिरोजपुर, तो 3 जगह से एक साथ आ रहे थे वो जी, या Not जीते थे only, वहाँ से? वो उन्होंने रोहतक से भी चुनाव लड़ा था उस वक्त, जी। तो 3-4 चुनाव में नॉमिनेशन किया था, बट असेंबली में चुनाव और वो प्रधानमंत्री जीतना प्रधानमंत्री जी वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और इसीलिए उन्होंने कंसंट्रेट टोटल फिर गिराए पे कर लिया था। और इट वाज तो जिस दिन काउंटिंग थी, ये प्रोसेस रहता है, हम देखते हैं कि आप लोग जितने कैंडिडेट होते हैं सब लोग बैठते हैं वहाँ पे, तो क्या चौधरी देवलाल आए थे? चौधरी देवलाल नहीं थे उसमें काउंटिंग में, उनके इलेक्शन इंचार्ज ही थे, अजय सिंह चौटाला ही बैठे थे। जी। और तो शुरुआत से ही पहले राउंड से ही बढ़त थी आपकी? फर्स्ट राउंड से बढ़त थी, और एक राउंड के अंदर आकर के मैं और चौधरी देवीलाल बिल्कुल बराबर आ गए थे। काफ़ी टफ चुनाव हो गया था। काफ़ी टफ था, हर राउंड में शुरू से मेरी लीड रही, फिर चौधरी देवीलाल का बैलेंस जब बढ़ने लगा तो एक राउंड में हमारा रिजल्ट बिल्कुल इक्वल था जी। नेक्स्ट इट वाज अराउंड 7th राउंड समथिंग, फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं चौधरी देवीलाल से एक ही राउंड में 750, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट इट वाज अराउंड 700 समथिंग, चौधरी देवीलाल उसमें आगे चले गए। अच्छा। और उससे जो नेक्स्ट राउंड था पॉसिबली इट वाज 9th राउंड समथिंग जी। सो मैंने वो 750 कवर किया, और 800 850 से फिर मेरी लीड बढ़ गई। तब ये हो गया भाई वो जीत रहा हूँ। लीड बढ़ती 4.5-5 के करीब चली गई थी। फिर लास्ट के जो विलेजेस थे उनमें 2-2.5 हज़ार चौधरी देवीलाल की बढ़त बढ़ के, यानी टोटल जो रिजल्ट था वो 2.5 हज़ार के करीब मेरा बैलेंस। तो तब आपने हिस्ट्री बना दी है। तब इट वाज द नॉन फैक्ट। लेकिन ये क्या हुआ सर कि जिस आदमी के आप पॉलिटिकली इतना विरोध में थे, आप उन्हीं की सरकार में आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे? नहीं, इट वाज बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। क्योंकि सरकार कांग्रेस की बननी थी, और राजीव जी की उसी चुनाव में वेरी अनफॉर्चुनेट इशू वाज दैट कि उनकी हत्या हो गई थी। और
इतना ही नहीं, जब इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर वाज टू बी डिसाइडेड, तो जो ऑब्जर्वर्स आए थे तो उन्होंने जब राय ली थी सबकी, तो चौधरी देवीलाल ने मेरे को, चौधरी भजनलाल जी ने मेरे को नर्स करने की कोशिश की, काफ़ी सब्ज बाग भी दिखाए, कहा कि आप मेरी सपोर्ट करो, तो मैंने बता दिया था। क्या कुछ बताएंगे, क्या उन्होंने क्या सब्ज बाग दिखाए थे आपको? देखो, फेयर शब्दों में तो यही मानते हैं ना, साहब राष्ट्र के नेता बनोगे। अच्छा। और नहीं, वो बताते हैं वो थोड़ा सा पैसे वैसे में उनका हाथ खुला था। वो मेरे से नहीं कह पाते। अच्छा। क्योंकि उनको मेरे बारे में ये आइडिया था कि आई डोंट अप्रिशिएट दीज थिंग्स, तो उन्होंने सोशली दबाव बढ़ाने की कोशिश की, कुछ लोगों से कहलवाने की कोशिश की। मेरे साथ बैठ के घर बुला करके एक दिन ब्रेकफास्ट मीटिंग भी हमारी हुई। अच्छा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भैया विचार करो और आप मंत्री ना बनो। नहीं, और आप मुझे मदद करो। अच्छा, चीफ मिनिस्टर बनाने में। तो उनका कौन था, उनके कंपटीशन में कौन था उनके? उस वक्त काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे। जय शमशेर सिंह सुरजेवाला का मन था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। अच्छा जी। कुछ और लोग, चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर राजीव गांधी जी की हत्या नहीं होती तो वीरेंद्र सिंह तो चीफ मिनिस्टर का चुनाव तो लड़ा उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं भी कैंडिडेट हूँ जी। और मेरे को जब चौधरी भजनलाल जी ने सुबह ब्रेकफास्ट में, फैमिली के लोग भी थे, और कहा कि भैया मेरे को मदद करो, तो मैंने कहा चौधरी साहब मैं इस चुनाव में आपको चीफ मिनिस्टर के लिए सपोर्ट नहीं करूँगा। उसके कारण है, वो कहा भी अब नेशनल लीडर बनोगे, आप इकट्ठे काम करेंगे और अपना इलाका एक है। मैंने कहा इलाका एक है, पार्टी भी एक है, बट मेरी चॉइस आपके पक्ष में नहीं जाएगी। अच्छा, ये क्या सही बात है कि चौधरी भजनलाल किसी भी स्थिति में आपा नहीं खोते थे, वो प्यार से ही बात करते थे? देखो, चौधरी भजनलाल की मैं आज तारीफ करूंगा इस विषय में कि वो बहुत कूल हेडेड आदमी थे जी, वेल बिहेव्ड थे, और आतिथ्य सत्कार भी उनके अंदर बड़ा जबरदस्त था। और वैसे तो पारिवारिक दृष्टि से हमारा जुड़ाव था, लेकिन उसमें नहीं मैं जो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मैं, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बनने में तो कामयाब हो ही गए। नहीं, वो तो बनना ही था उनको, ये मुझे पता भी था। अच्छा, उन्होंने कहा कि बने, क्योंकि मेजोरिटी उनके साथ थी उसमें। लेकिन मैंने ऑब्जर्वर्स को जब ये बात कही, तो उसमें विशेष बात मैंने ये कही थी कि हरियाणा को हरियाणा की सरकार बना के आप दो जी, धड़ों की सरकार मत बनाओ। तो मैंने विशेष तौर से कहा कि चीफ मिनिस्टर ऐसा बनाइए आप जिसको हरियाणा में मैसेज ये जाए कि सभी को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बेल्ट में ये रहे कि आज तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, एक में ज़्यादा ओवरवेल्ड विस्तार रहे। हरियाणा के इंटरेस्ट में काम करने वाले व्यक्ति को आप बढ़ाओ। बट वट एवर द चॉइस वॉज, आई वॉज अगेंस्ट हिम। और वो ऑब्जर्वर्स उनको फीड करते थे किसने क्या कहा, वो पता ही रहता था। उनकी सेटिंग ठीक थी उसमें, वो बड़ी जबरदस्त थी। वॉज ए वेरी गुड मैनेजमेंट, उनका कोई मुकाबला नहीं था। तो वो जो इस मैनेजमेंट पे लगते थे, और जो उनके साथ करप्शन का, डिफेक्शन के दो विषय विशेष तौर से चौधरी भजनलाल जी के साथ जुड़े, हरियाणा की बदनामी भी जिसको आप कहोगे। लेकिन वो तीसरी बार क्योंकि चीफ मिनिस्टर बने थे, थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज आने लग गया। अच्छा। शॉर्ट टेम्परनेस थोड़ी सी बढ़ने लग गई थी, एरोगेंस थोड़ी सी बढ़ गई थी, और थोड़ा सा डिक्टेटरल एटीट्यूड भी बढ़ने लग गया था उनमें, जो सत्ता की कमजोरी है। हर एक आदमी बहुत धैर्य नहीं रख पाता, बट कंपैरेटिवली इस मामले में। तो आप जब उनकी कैबिनेट में आ गए थे, तो क्या ये क्लैशेस बाद में भी रहे अलग अलग मुद्दों बड़े जबरदस्त? अच्छा। बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये इनके इन प्रकार मुझे अपने तरीके से सरकार को चलाना था, वो अपने तरीके से सरकार को चलाते थे। मैं ये समझता था पावर क्लैश था ये, नॉट ओनली पावर क्लैश वेयर इट इज टू बी यूटिलाइज्ड। जी, पावर का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। जी, मेरा इंटरेस्ट था कि जिन लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है, मैं उनकी सेवा जबरदस्त करूं, रिजल्ट जो भी पॉलिसीज बनी उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले, हल्के में सर्विसेज मेरे हल्के में मेरे नौजवानों के पास जाएं, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफर्टेबल स्टेशंस पर रहें, और इलाके के अंदर डेवलपमेंट हो, पानी बिजली सब विषय में कोई। तो ऐसा बताया जाता है उनका फोकस तो पूरा बिश्नोई बेल्ट पे ही रहता था नौकरियों में। तो
ये बहुत विशेष मुद्दा रहा बीच में टकराव का। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो कहते थे कि पुराने रोहतक में ही दिया है उन्होंने सब कुछ। तकरीबन चीफ मिनिस्टरों के अंदर ये कमी रही जी कि पूरे हरियाणा के बारे में नहीं सोच पाए। अपनी सीट को बचाना, अपनी राजनीति को बचाना, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। कई बार व्यक्ति करता है कि मुझे अपने आप को भी बचाना है और मुझे अपनी जिम्मेवारी को भी बहुत सिद्धांतन तरीके से, जुडिशियस तरीके से उसको निभाना है जी। सो ये जो आपने पूछा था कि वाई आई वॉज इन पॉलिटिक्स और मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो ये जो जुडिशियस एटीट्यूड था ये मुझे नहीं छोड़ पाया आज तक भी। और ये भजन लाल जी के साथ भी मेरा विशेष क्लैश का रीजन रहा। जहाँ गुंडागर्दी की पॉलिटिकल बात की गई, जहाँ करप्शन की पॉलिटिकल बात की गई, जहाँ पे किसी और रीजन से बायस्ड पॉलिटिकल बात की गई, तो मुझे उसमें अपने आप को अलग रख के उन्हीं से लड़ना पड़ा हमेशा। और ये ही विशेष कारण थे जहाँ चीफ मिनिस्टर का मेरे साथ टकराव रहता था। और उसके रिजल्ट वो ट्रम तो पूरा ही निकाला ना दोनों आराम नहीं, 1994 तक मैं मिनिस्टर रहा। ओके। और 94 के बाद तो हमारी लड़ाई सड़कों के ऊपर थी। अच्छा जी। नॉट ओनली इट वाज इंटरनल। मैं स्टेजेस पे अधिकारियों के सामने वोकल हो जाता था। और कई बार जब मैं और भजन लाल जी इकट्ठे बैठते थे तो ये प्रश्न आता था, भाई आप ऐसा क्यों करते हो। तो मैं बड़ी साफ शब्दों में उनको कहता था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के हक में बोलता हूँ कि ठीक बोलते हो, पार्टी की पॉलिसीज़ को ठीक से बोलता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हो। मेरा डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस जो है आपके किसी भी डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस से कहीं कम है। रादर आप तकनीकी शिक्षा में उस समय आपने सबसे बड़ा रेवोल्यूशन दिया मैंने। वो उसी बहुत सारे बने हुए हैं उस समय। ये 3880 दाखिले का मैं उससे बड़ा कॉलेज छोड़ के गया था। और वो भी डिपार्टमेंट इसलिए सोच के दिया गया था, मिनिस्टर बनाना मजबूरी थी। अभी तकनीकी शिक्षा में मिनिस्टर बनाना मजबूरी थी क्योंकि रिजल्ट पॉलिटिकल था। दिल्ली में जो टीम थी उसमें मेरे इक्वेशन ठीक थे, लेकिन पोर्टफोलियो असाइनमेंट के टाइम पे ये किसी अधिकारी ने समझाया होगा जी कि ये दे दो, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट वही मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। जहाँ काम करने की गुंजाइश हो, जिसके थ्रू मैं नौजवानों को रोज़गार की शिक्षा दे पाऊँ और मैं उस महकमे को बढ़ा पाऊँ। मैंने वर्ल्ड बैंक से 81 करोड़ एक ग्रांट लिया, 201 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। जीजेयू मैंने बनाई, उस वक्त छोटूराम यूनिवर्सिटी टेक्निकल एजुकेशन। जीजेयू आपके समय में? यस, इट वाज माय डिसीजन। लेकिन उसका क्रेडिट कहते हैं जो भजन लाल को मैंने कभी भी किसी काम के लिए गर्दन निकाल के क्रेडिट की अपेक्षा नहीं की। बट एक रिटन बुक है जो आज आपको मैं बता देता हूँ। मैंने तमिलनाडु was the best state as far as technical education was concerned. जी। I went there, I studied that, I brought out with a book. 21 रिकमेंडेशन उसके अंदर मैंने लिखी कि ये काम मुझे अपने इन 5 साल के टेन्योर में करना है और इससे मेरे को टेक्निकल एजुकेशन को इतना बढ़ावा दूंगा और इससे मेरे नौजवानों का रोजगार इतने लेवल पर बढ़ जाएगा। और ये वही वजह है कि आज जो बच्चे कोई 50,000 से 2-2 लाख रुपए तक महीने के ले रहा है, ये उस वक्त की फाउंडेशन है। कि क्योंकि दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा दबाता हो, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे, बहादुरगढ़ जैसे, और चंडीगढ़ के सराउंडिंग हम हों, नेशनल हाईवे के ऊपर हम हों, और वहाँ बाहर की स्टेटों के बच्चे रहें और हमारे, क्योंकि बच्चों के पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं थी, तो 3880 बच्चे का इनटेक, और मैंने विद इन मेरे 3.5-4 ईयर्स के टेन्योर में उसको मैं लैक्स में लेके चला गया था। चलिए, ये तो हरियाणा में आपका उनके साथ रहा जो भी। नमस्कार दोस्तों, पूर्व विधायकों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी ने घिराए हलके से उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हराया था। राष्ट्रीय स्तर पे इनकी जीत की चर्चाएं आज तक होती हैं कि इतने बड़े कद के नेता को इन्होंने कैसे हराया। आज हम इनके अनुभवों पे बात करेंगे और इनके पास जो राजनीतिक का जो खजाना है उसमें डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे। तब जब चौधरी देवीलाल को आपने हराया तो उसके बाद क्या कभी चौधरी देवीलाल से आपके संपर्क बने? आपके एक इंटरव्यू का भी जिक्र आता है जो आपने दिया था दिल्ली में
आपने चौधरी देवलाल के बारे में उनको भीष्म पितामह बताया था। पॉलिटिकल सफ़र का भीष्म पितामह। जी जी। बहुत अच्छा सवाल आपका है। मुझे बहुत इमोशनली उन चीज़ों को मैं याद करता हूँ धर्मेंद्र। मैं चौधरी देवलाल के बारे में जैसा सुनता था, समझता था, चौधरी देवलाल वॉज नॉट मच क्वालिफाइड। जी शिक्षा की कमी थी, लेकिन कढ़ाई उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। जी। और शिक्षा तो पॉलिटिकल आदमी को फिर बताते हैं कि उनमें ये खूबी थी कि वो पॉलिटिकली जिसके विरोधी होते थे वो उनके घर भी जा सकते थे, उनसे भी बात कर सकते थे। ये बड़प्पन था चौधरी साहब का। और वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जी। मुझे लगता था कि इस इलेक्शन के बाद में वो काफ़ी नाराज़ हुए होंगे मेरे से जैसा, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मुझे पता लगा, एक अधिकारी ने आके कहा कि चौधरी देवलाल आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा जी। चाय पीना चाहते हैं आपके पास। और वो अधिकारी जब मेरे से ये बात कर रहा था कि चौधरी देवलाल आएंगे, तो मैं मिनिस्टर सूट में हरियाणा भवन में रुका हुआ था। जी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से जो आवाज़ थी, वो गले में थोड़ा बोलते थे, हेलो। तो मैं नमस्ते कि मैं चौधरी साहब राम राम। मैं समझ गया था कि चौधरी देवलाल का फ़ोन है। तो उन्होंने कहा छत्रपाल बोल रहा है। मैंने कहा हाँ चौधरी साहब मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो? मैंने कहा मैं हरियाणा भवन में, आपने फ़ोन लगाया। कहता मैं कमरा पूछ रहा हूँ। हाँ जी मैं यहाँ इस मिनिस्टर सूट में हूँ। तो कहता है वो मेरा मैसेज आ गया। मैंने कहा जी वो तो आ गया। कहता मैं आ रहा हूँ, चाय पियेंगे बैठ के। तो मैंने पूछा आप कहाँ पे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं 100 नंबर में हूँ, लोधी एस्टेट में। जी। तो मैंने कहा फिर ये तो ढाबा है, मैं तो ये तो होटल में रुका हुआ हूँ। हरियाणा भवन तो सर कैंटीन की चाय मिलेगी, तो आपका तो रसोई होगी, घर की चाय मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा इसलिए कहा कि इतने बड़े आदमी के पास मेरा अच्छा नहीं मन लगता। ये था कि वो चल के क्यों आए, क्यों है? मेरा फर्ज बनता है। तो मैं उनके अधिकारी को यही कह रहा था भी चौधरी साहब मुझे बुला लेते, आने की क्या बात थी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वो कोई विषय नहीं। उनका उम्र में मेरे से बड़े हैं, ओहदे में उन्होंने बहुत पॉलिटिकल हाइट्स उन्होंने ली हैं, सामाजिक ताल्लुकात में मेरे से बड़े हैं, हर तरीके से मुझे सम्मान करना चाहिए। तो वो क्यों आए, मैं चलूँगा। और ऐसा ही हुआ जी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा ही लगता था, तू मानेगा नहीं। तो मैंने कहा जी मैं अभी आता हूँ। तो फिर मैं गाड़ी लगवाई और 100 नंबर में मैं गया। तो 1-1.5 घंटा चौधरी देवलाल बाहर ही खड़े थे, जफ़ी भर के मुझे अंदर लेके गए। और बेडरूम में जाके बैठ के 1-1.5 घंटा सोशल पॉलिटिकल बातें हमने की। और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते थे जी। और उनको अच्छा लगता था। और ये भी लगता था, वो चाहते भी थे कि मैं उनके साथ और हम इकट्ठा काम करें, ऐसा वो कई बार कहते थे। अच्छा जी। तो बीच बीच में मैंने मजाक किया। मैंने कहा जी इकट्ठा तो नहीं किया आप लोगों ने? ना, कभी नहीं किया। हाँ। लेकिन क्या मजाक किया आपने? मैंने मजाक किया। मैंने कहा जी आपकी तो चलती नहीं आजकल, अब क्या तब तो ओम प्रकाश जी की चलती थी। तो ऐसा ही जब मैंने कहा नहीं नहीं हम क्या करेगा, मैं करता हूँ। इस किस्म के मजाक भी हुए। तो चौधरी देवलाल बड़े दिल दिमाग से बड़े थे। और पॉलिटिकल साथी बनाना, पॉलिटिकल लोगों को साथ लेके चलना, सोशली लोगों को इन्वॉल्व करना, ये उनके अंदर बहुत बड़ी कला थी जी। और अपने लोगों की मदद करना और विपक्षी को भी विपक्षी नहीं बल्कि अपने साथ जोड़ने की कला रखना, ये चौधरी देवलाल तो के जब अंदर आप मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उनके साथ। जब आपने चौधरी देवलाल को हराया, मिनिस्टर बने, तो आप तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पे भी तो आपका बहुत जगह पे उपयोग किया। आप एक बड़े लीडर के तौर पे। राजीव जी ना रहते तो बात ही कुछ होते, तो बात ही कुछ और होती। अच्छा अच्छा। और क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप के अंदर फिर तो भजनलाल जी का प्रभाव बढ़ता चला गया बेशक उसके, लेकिन जो पुराने ताल्लुकात और जो पुराने लीडर्स थे उस वक्त के, इंदिरा जी के साथ के, राजीव जी के साथ के, वो निभाते थे। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे चले, ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल क्या है, उन लोगों को रिकग्निशन देते थे। और उसी की वजह थी कि मुझे दिल्ली में सुन लिया जाता था और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती थी। मैं राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा स्टेट नहीं रहा होगा जिसका मैं ऑब्जर्वर ना रहा हूँ। अच्छा। तो विशेष
चाहे टिकट एलोकेशन के कई मसले होते थे तो कई स्टेट्स में मेरे को तो जिम्मेवारियां उसके बाद आपने कौन सा पॉलिटिकल चुनाव? इश्यूज होते थे, कहीं कॉरपोरेशन के चुनाव होते थे या पॉलिटिकल कम्बैट्स होती थी आपस में, कहीं इन्फ्लिक्ट्स होते थे लीडर्स के, तो कई जगह जिम्मेवारियां मिलती थी रिस्पॉन्सिबल तरीके से और मैं जाता था। और बतौर स्टार कैंपेनर भी मुझे इलेक्शंस के अंदर विशेष तौर से राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में कई जगह पे पार्टी जिम्मेवारियां देती थी और उस वक्त के लीडर्स के साथ हम मिलके ये काम सब करते थे। तो आपका जो हल्का था घिराए, बहुत ही हिस्टोरिकल एक हल्का रहा है, उसको 5 टुकड़ों में कैसे डिवाइड किया गया? बहुत बढ़िया ये सवाल मेरे ख्याल आपका से ये आपका पहला ही ऐसा हल्का जिसको 5 टुकड़ों में बांटा गया हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र था जी। और डिलिमिटेशन कमीशन की जो, ये बदला तो नहीं लिया था आपसे? मैं बताता हूँ, जो डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल अदालत होती है वो सुप्रीम कोर्ट की तरीके से लगती है और रोहतक में लगी थी। जी, वो जस्टिस कुलदीप सिंह और उनका मैं पढ़ता था उस समय था। तो तो मैंने उसके अंदर ये एस्टेब्लिश किया क्योंकि मैं घिराए में 29,750 जब चौ साहब के खिलाफ मेरा चुनाव था पहला, वोट स्कोर उसके और था मेरा, और हर आने वाले चुनाव में 10, 11, 12 हज़ार वोट मेरे बढ़ते थे, लोगों ने प्यार दिया और 4 चुनाव में लड़े, 58,000 के करीब जाके मैंने मेरा। घिराए से कितने चुनाव लड़े उसके बाद आपने? 4 चुनाव। 4 चुनाव लड़े। टोटल 4 थे और पहला चुनाव पहले में जीते आप 29,750, दूसरे में 34,000 के करीब। लेकिन उसके बाद जीत नहीं पाए आप वहाँ से? नहीं जीता ना। अच्छा, घिराए से 2005 में जीते। 5 में जीते फिर आप। तो 2005 में द वोट स्कोर, कमल सिंह थे ना आपके उसमें? जी, कमल सिंह को हराया था, चौधरी कमल सिंह को, पूर्ण सिंह डाबरा जी। तो 4 चुनाव में हर चुनाव के अंदर 34, 43, 58 ये बढ़ते गए वोट, बढ़ते चले गए। और ये ऐसा वो इलाका होगा कि एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी में रहे, एक इलाके से चुनाव लड़े और हर बार वोटों का ग्राफ बढ़ता चला जाए। पॉलिटिकल फोर्सेस खिलाफ एकजुट हो जाती थी, चीफ मिनिस्टर और उनके नुमाइंदे जी लास्ट में देख लेते थे कि छत्रपाल के मुकाबले में कौन कैंडिडेट है, तो वोट शिफ्ट कराने का प्रयास करते थे। तो जैसे चौधरी देवीलाल का मुकाबला नहीं था तो 1991 के बाद में घिराए से छत्रपाल वर्सेस क्या हो के खराब किया जा सकता है, वो रहता था, वो करने का प्रयास करते थे। और उन परिस्थितियों के अंदर ये डिलिमिटेशन कमीशन का फ़ायदा उठाया कि इसकी स्ट्रेंथ को तोड़ के 5 जगह बखेर दिया जाए, जिसके वजह से इस कैंडिडेट को, इस व्यक्ति को रोका जा सकता है जो पॉलिटिकली मैनेजेबल व्यक्ति नहीं है जी। चाहे वो गुंडागर्दी की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे पॉलिटिकल सच्ची झूठी सरकार बनाने में सहायता की बात हो, तो ये बहुत बड़ा एक रीजन रहता था कि इस किस्म के व्यक्ति को रोका जाए। और जिन लोगों को, चाहे देवीलाल जैसा मैंने बताया कि बड़े दिल के थे, कुछ एक लोग संकीर्णता से बहुत प्रभावित थे और ये समझते थे कि इस घिराए का नाम भी खत्म करो, हल्के का नाम तोड़ो। और इस आपका इशारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ, जो लोग पीड़ा में उनका मैं ज़्यादा नहीं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आपकी मुलाकातें नहीं हुई उनसे? नहीं, मुलाकात क्या, हमारे रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं, सोशल सारी बात, बट पॉलिटिकली तो हमेशा विरोधी रहा। पॉलिटिकली तो हमेशा निपटाने का प्रयास किया गया। अच्छा। और उसमें ये बहुत बड़ा फैसला था कि घिराए को 5 टुकड़ों में तोड़ो, इस शक्ति को छिन्न भिन्न कर दो और इसके जो पैदा करने वाले गाँव हैं, उसके बाद तो आपने हाथ से चुना, जो पैदा करने वाले गाँव है इलाका, उसको रिजर्व कर दो। अच्छा, बरवाड़ा में आगे, वो उकलाना में। और ये डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर धर्मेंद्र, कभी इसको दुनिया के पटल पे बताना, लोगों की जानकारी में, आज के नौजवान को तो इस बात का पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ये बहुत बड़ी बात है यदि आप आज के नौजवान को इस किस्म की पॉलिटिकली जो स्ट्रेटजीज बनती हैं ठीक व्यक्तित्व को रोकने के लिए, वो उनके जहन में जानी चाहिए। तो मैंने जस्टिस कुलदीप सिंह जी को, अब मैं बताऊंगा तो आपको सुनने वालों को समझ में आ जाएगी कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कैसे किया उसको। When I stood up to speak on, तो मैं एक लाइन बोल के चुप हो गया
और वो लाइन थी, मैंने कहा जस्टिस कुलदीप सिंह, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये आपकी मनमर्जी का है या कोई इसके कानून कायदे हैं, उनके आधार पे फैसले होते हैं या आपकी मनमर्जी से? इट वाज द क्वेश्चन। और ये करके मैं चुप हो गया। तो जस्टिस कुलदीप सिंह मुझे कहने लगे, गहाँ बोलो छत्रपाल जी, चुप क्यों हो गए? मैं कहा जी मेरे सवाल का जवाब दो। अभी ये आपका है या जे मैं गल जे थोड़ी दा मर्जी दा कमीशन है, जेड़ा फैसला तुसी करो वही फाइनल होना है, तो फिर मैं गल कोई नहीं करनी, मेरा कोई सवाल ही नहीं है। जे तुसी कहंदे हो भी ये कानून कायदे, तो मैं तुहानू दस्सां भी गलती कित्थे है ਜਾਂ क्यों की गई है। तो धर्मेंद्र ही टोल्ड मी, नहीं छत्रपाल जी ये कानून कायदा हैगा, बोलो, गाइडलाइंस हैगियां, वो फॉलो करनी है। माई सैकेंड क्वेश्चन वाज, मैं कहा जस्टिस कुलदीप सिंह ये गाइडलाइन तोड़न वास्ते है, इन्हूं बचाण इन्हां दे हिसाब नाल फैसला करन वास्ते है, मनण वास्ते है, तोड़न वास्ते है? मैं चुप हो गया। कहता बोलो कहाँ बोलो। मैंने कहा जी दूजे सवाल का जवाब दे दो। कहता मनण वास्ते हैगियां, तोड़न वास्ते थोड़ी है जी। मैंने कहा हियर इज माई क्वेश्चन। मैं कहा जी ये मोटे मोटे कानून मैं थन रिपीट कर देना बई, डिलिमिटेशन कमीशन तां करना पैंदा है भी तुसी पॉपुलेशन बैलेंस करनी है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा हो गई, एक में कम हो गए, तो आप पॉपुलेशन बैलेंस करोगे। मैंने कहा हैगा जी। कहता ठीक गल है। मैंने कहा वो बैलेंस करते हैं तुसी वेखना है भी ये कंटिन्यूटी, कॉम्पैक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये 2-3 चीज़ां ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। कहता ठीक है, ये गल भी ठीक है। मैंने कहा जी तुसी गिराए हल्का जदों इनू रीऑर्गेनाइज करोगे जी, तो मैंने कहा तुसी ये तो नहीं कर सकते ना कि भी पूरे जिले नूं इकट्ठा कर। ओपन हाउस एंड ही वाज कॉट, द कमीशन वाज कॉट लाइक एनीथिंग। सो कहता फर्दर, मैंने कहा दिस इज माई केस, जे तुसी गवर्नड हो, तुसी हाँ पर ये भी कानून कायदे ने, तोड़न वास्ते नहीं मनन वास्ते ने। 2 लाइना, तीजी ये कानून तोड़िया है, इनू लागू कर दो, इनू जोड़ दो, कानून नू फॉलो कर लो। दिस माई केस। तुसी एडमिट कर लिया, क्यों नहीं करोगे फिर? ठीक बात है। मैं कह के बह गया। उसके बाद में धर्मेंद्र जो आर्ग्यूमेंट चले वहां, जस्टिस कुलदीप सिंह वाज नो सो पर्टर्ब्ड। ओपन हाउस में किसी आर्ग्यूमेंट करने वाले कैंडिडेट को उन्होंने ये कहा कि यार कोई गल है तो दसो, जिवें प्रोफेसर छत्रपाल ने साढ़े लीड़े ला छड़े ओपन अदालत च, ऐसा बोला उन्होंने? ऐसा बोला, इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। जिवें लीड़े ला छड़े साढ़े, एहो जी कोई गल है तो दसो, वरना आई एम गोइंग टू, लोग बाग आए होंगे अपने हलकों के लिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप। ये वर्ड कह के उसके बाद में उन्होंने वाइंड अप कर लिया। किया तो उन्होंने वही जो मन में ठान के आए हुए थे। यस, क्योंकि आदमी इमोशनली हिलता है ना कहीं से, तो वो उतर के जाने लगे, तो मेरी तरफ इशारा करके मुझे बुलाया उन्होंने। कहना मैं तेरे नाल ज्यादती की थी, क्योंकि मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं पॉलिटिकल सोशल फील्ड में यदि हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये गांव ठीक है, ये गलत है। यूजुअली लोग ये कह रहे थे भी ये जोड़ दो, ये तोड़ दो। मैं कहा मैं लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, लॉजिकल आपको बात बता रहा हूँ। पूरा जिला हिसार, हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान मेरे लिए एक है, कहीं भी जाऊँगा मुझे सेवा करनी है। लेकिन मेरा जो नेटिव इलाका है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आत्मा जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जो उसको छिन-भिन मत करो और उसको कानून को तोड़ के छिन-भिन मत करो। आप, मैंने ये लाइन भी बोल दी थी कहीं अपने आर्गुमेंट में कि मिस्टर जस्टिस कुलदीप सिंह, यू आर प्लेइंग हैविंग हैंड्स इन ग्लव with some political authority to disturb my political career and my conscience। ये वर्ड एलिगेशन मैंने उन पर लगा दिया था। सो उन्होंने जब चलते वक्त कहा कि मैं तेरे नाल ज्यादती की थी, मैं कहा जी तुझे ठीक कर दो। तो ही कॉल्ड मी इन द कमीशन कि आप आ जाएं, मैं बात करूँगा। चली नहीं उनकी? चली इसलिए नहीं कि इट वॉज द ओपन आर्ग्यूमेंट। अगेन ही वॉज प्रेशराइज्ड। द मोमेंट आई वेंट टू द कमीशन, तो फिर जाते हो कहता छत्रपाल ये कहता पिंड को इधर उधर कराना दस दे। मैं कहा जी कोई गल नहीं, 1-2 ही पिंड करावांगे। मैंने फिर बरवाला कानू कोई सर्कल पे हाथ टेक दिया, मैं 1-2 ही पिंड इन्हें इकट्ठे कर दो। कहता यार फिर उगलाना ओपन हो जू। वो बोल जाते थे उस बात को, फिर तो उनको बोल रखा था उगलाना ओपन नहीं करना है, ओपन हो जू।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ तो मैं कि एक दो पिंड भी नहीं करते तुझे, कहता होर करा ले। मैं कहा जी फिर मैंने कहा मेरे लिए सभी गांव बराबर है, मेरे लिए बरवाड़ा बेटर, उकलाना बेटर, मेरे सारा इलाका मेरे लिए बेटर है। बट जो पॉलिटिकल नहीं है तो दर्शाई जा रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने उनसे मिलके अपनी बातें ठीक कराई, बट जस्टिस कुलदीप सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कर नहीं पाए वो किसी दबाव में कर नहीं पाए, और वो एक ओपन फैक्ट था जो आज भी उसका तो आपको सफर करना पड़ा ना उन चीजों का। तो बट नो इशू। मुझे मतलब कोई भी पॉलिटिकल दबाव, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्ग राइट अब डिसीजन, तो आप मेरे गांव के ही हो गए, मुझे हमारे नहीं गांव के हो गए अब तो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ आपके पास में हूँ, और जहाँ मजदूरी दोस्तों खेती करता प्रोफेसर हूँ। छतरपाल सिंह जी कंवारी गांव में खेती करते हैं, और ये मेरा सौभाग्य कहें आप, मैं इनका पड़ोसी भी हूँ खेत का। Yes, yes, तो yes. और ये सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। इन्होंने अपना, अब जब पिछली बार मैं मिला था तो काफ़ी मेरी तरह बहुत हेल्दी थे ये, अब फिट हैं। और चलो सर, खेती किसानी पे अगर सवाल उठा है तो मैं, आप चूँकि एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी संबंध रखते हैं, तो क्या किसानों क्या जस्टिस मिल पाएगा किसानों को, क्या लगता है आपको? नरेंद्र, किसान का ताल्लुक ना तो किसी जात से होता है, किसान का ताल्लुक ना किसी धर्म से होता है, किसान का ताल्लुक ना सिर्फ इलाके किसी से होता है। ये तो एक प्रोफेशन है, आजीविका का आधार है, और सौभाग्य से आपका और मेरा राष्ट्र भारतवर्ष कभी 80% पॉपुलेशन खेती पे आधारित था। आज वो सब्जेक्ट टू दी वेरिफिकेशन, आई मे बी राइट, वो परसेंटेज कहीं 70%, 65% तो आज भी खेती के ऊपर ही लोग आधारित हैं। और खेती के साथ जुड़ाव जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, चाहे वो 20% थी राज, चाहे वो 30% हो, उसका जुड़ाव भी खेती के उत्पादन से ही है जी। और जब बैकबोन, जिसको आप कहोगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब इस प्रोफेशन से जुड़ी हो और वो बैकबोन कहीं कमज़ोर हो, तो निश्चित तौर से राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो आज जो हमारे किसान जिन विषयों को लेकर के बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारी जो सरकार है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उसको बहुत संवेदनाओं के साथ अंडरस्टैंड करके और किसान को न्याय देने के लिए कोई उचित निर्णय बहुत जल्दी लेंगे और लेना चाहिए। इट इज़ ऑलरेडी के रह सकता हूँ, बट मेरे तो बेसिक जिंदगी फिट है बिल्कुल, खेतों में खुश हैं आप? बड़ा मज़ा है बहुत अच्छा है। और दोस्तों, ये थे प्रोफेसर छतरपाल जी। आपको इनसे अगर कोई सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इन तक सवाल पहुंचाऊंगा और उनका जवाब भी ज़रूर देंगे। इनके बारे में कुछ जानकारी और चाहिए आपको, मेरे से कोई ऐसा सवाल हो जो छूट गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया छतरपाल जी, मिलते रहेंगे। शुक्रिया धर्मेंद्र भाई, और बहुत अच्छा लगा आप मिले, आप कोई दर्शकों से रूबरू करवाया। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज के जो नौजवान हैं जी, कल का भविष्य हैं, आज के जो बच्चे हैं वो कल का आधार हैं। ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, निष्ठा के साथ, मानवता की और राष्ट्रीय भावना को अपने अंदर संजो करके न्यायप्रिय तरीके से इस जीवन को जिएं और इस देश को और दुनिया को जिस किस्म से कल्पना परमात्मा ने की और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये जो हालात वैसा हमें देश दिए, बनाए हम। वैसा देश बनाने के लिए हम काम करें और उसमें कहीं डर, भय, लालच, कमजोरियां उसके आड़े वो ना आने दें। यही हमने अपने सेंस ऑफ जो सेक्रीफाइस है सोशल पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, वो झेल करके भी आज भी बहुत खुशी के साथ हम चल रहे हैं और अच्छे लोग आगे जाएं, इस बात के लिए उनको हमेशा प्रयास करना चाहिए ताकि वो मानवता और ये देश उन सपनों को साकार कर सके। जी शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।